मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 सीसी 13 में अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका टॉपिक है उदारवाद, लिबरलिज्म। राजनीतिक शास्त्रियों ने अनेक राजनीतिक विचारधाराओं को प्रतिपादित किया गया है। उसमें से एक उदारवादी विचारधारा भी अपना स्थान और महत्व रखती है। यूरोप ही एक ऐसा केंद्र है जहां सभी प्रकार की विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई है। यूरोप ही राजनीतिक विचारधाराओं की कार्यशाला भी माना जाता रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक युग में फासीवाद, नाजीवाद, मार्क्सवादी विचारधाराओं का तेजी से विकास होना यूरोप वासियों के लिए शुभ नहीं माना जाता था। इसे रोकने के लिए उदारवादी विचारधारा की ही उत्पत्ति की गई थी। उदारवादी विचारधारा के प्रतिपादक भी एक कदम आगे खड़े होकर इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। यह विचारधारा मूल रूप से मानव स्वभाव, मानव प्रवृत्ति, मानव अधिकारों पर आधारित होकर राजतंत्र, कुलीन तंत्र, सामंतवादी, स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी व्यवस्था के शोषण से व्यक्ति को मुक्त रखने के लिए उत्पन्न की गई थी। वैसे देखा जाए तो समूचे यूरोप में मानव का शोषण व्यापक तरीके से किया गया था। उदारवाद एक जीवन का दृष्टिकोण, कार्यशैली के साथ साथ मानवीय सिद्धांतों का वह पहलू है जिसमें मनुष्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया, राज्य को नहीं। इसलिए इसको साधारण अर्थों में समझा ही नहीं जा सकता है। इसके अंतर्गत यह विश्लेषण करते हैं कि राजनीतिक विचारों के इतिहास में समाज की विषमता, शोषण मिटाने के लिए हमेशा नए नए राजनीतिक परिवेश का निर्माण करने की हमेशा गहरी आवश्यकता महसूस की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी। उदारवादी विचारधारा का अर्थ। उदारवादी राजनीतिक विचारधारा में मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर लोकतांत्रिक रूप से उत्पत्ति की जाती है। व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छानुसार अवसर प्राप्त करते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार कल्याणकारी एवं रचनात्मक रूप से जीवन निर्वाह करेगा। इसमें राज्य कहीं पर भी व्यक्ति के मार्ग में बाधक नहीं होगा। इसके साथ साथ राज्य सहायक के रूप में भी रहेगा। इसके अर्थ के संबंध में हेराल्ड जे लास्की ने ठीक ही लिखा है, उदारवाद की व्याख्या करना, उसकी परिभाषा करना सरल नहीं है। यह सिद्धांतों का समूह न होकर मस्तिष्क में विचार मात्र है। इसके अलावा इसका यह भी अर्थ लिया जाता है कि व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए जिससे वह आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर अपना विश्लेषण स्वयं कर सके और स्वयं यह ज्ञात कर सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही आधुनिक रूप से उदारवादी विचारधारा का समरूप भी है। इसमें व्यक्ति सामूहिक रूप से एक के लिए नहीं वरन समूह के साथ एक सी स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यही कल्याणकारी, विकासवादी, रचनात्मक रूप में से ही उचित माना जाता है। मेरी राय में यही उदारवादी विचारधारा का दृष्टिकोण भी है। उदारवादी विचारधारा की विशेषताएं। यह विचारधारा राजनीतिक शास्त्र की अन्य विचारधाराओं की तरह नहीं है, फिर भी इसका महत्व व्यापक माना जाता है। इस विचारधारा में व्यक्तियों को सामूहिक स्वतंत्रता का समर्थन मिलता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, सर्वव्यापी मानव कल्याण। यह विचारधारा यूरोप के नागरिकों के लिए ही नहीं उत्पन्न की गई थी। संसार की सभी मानव जातियों के कल्याण के लिए सुखी बनाने और मानव की स्वतंत्रताओं को प्रदान करने की प्रतीक मानी जाती है। इसमें शोषण रहित समाज एवं मानव की कल्याण की गई थी। इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों का कल्याण करने की भावना का समावेश पाया जाता है। दूसरा, नागरिक स्वतंत्रता बहाली का प्रतीक। राजतंत्र, निरंकुश तंत्र में नागरिकों को सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं, भावनाओं, जन आकांक्षाओं के विपरीत शासन थोपा जाता रहा था। यह उदारवादी विचारधारा मानवीय स्वतंत्रता की बहाली का लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास करती है। ऐसे शासन का अंत होना चाहिए जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है।
व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता उससे नहीं छीनी जानी चाहिए, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास एवं स्वतंत्रता के मार्ग में राज्य को अधिक से अधिक अवसर प्रदान कराए जाने चाहिए। यही भावना का प्रतीक है। तीसरा, व्यक्ति साध्य राज्य साधन के रूप में। इस विचारधारा का उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण करना है। इसमें राज्य एक साधन के रूप में रहेगा। राज्य व्यक्ति के लिए बाधक न होकर सहायक साधन के रूप में होगा। शताब्दियों में जिन मनुष्यों का उत्थान नहीं किया गया था, उसका कल्याण करने में राज्य को लगा देनी चाहती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता है तो राज्य उसकी सहायता करेगा। चौथा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक। इस विचारधारा के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की बहाली का प्रतीक मानी जाती है। किसी भी धर्म को स्वीकार करने, मानने और प्रचार करने के साथ साथ समाज में समानता स्थापित करती है। इसी के साथ साथ विचार अभिव्यक्ति, मताधिकार, आलोचना करने, प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ शासन की क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार देती है। इसमें रोजगार करने, जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है। पाँचवां, नैतिक मूल्यों का समर्थन। यह विचारधारा नैतिकता के आधार पर उचित अनुचित का विरोध करती है। जो अनुचित है उसे समाप्त करने का प्रयास करती है, जो उचित है उसे लागू करने का प्रयास करती है। वास्तव में नैतिक मूल्य मनुष्य के जीवन में वह भूमिका रखते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति की दिनचर्या, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन में पवित्रता का स्थान दिलाने का प्रयास करती है। इसके अनुसार ज़्यादा पिछड़ापन और ज़्यादा भौतिकवादी भी मनुष्य को नहीं होना चाहिए। मानवीय मूल्य शासकीय मर्यादाओं में चरित्र को उच्च स्थान दिलाती है। छठा, लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल है। विचारधारा लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल मानी जाती है। इसमें व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सुरक्षा के लिए व्यापक समर्थन किया जाता है। यह आगे चलकर लोकतांत्रिक रूप में लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सभी मनुष्य के हित की बात करती है। इसमें समाजवादी पद्धति को लागू करने का प्रयास किया जाता है। इसमें शासक की सर्वोच्चता के स्थान पर कानून की सर्वोच्चता रहती है। कानून के दायरे में सभी व्यक्ति समान होंगे, कोई इससे अलग नहीं है और कोई इससे ऊपर नहीं है। कानून की यह व्यवस्था है जो उदारवादी व्यवस्था का संचालन करेगा। अब मैं आपको उदारवादी विचारधारा के सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। यह विचारधारा व्यापक सिद्धांतों के आधार पर विकसित की गई थी। इसको समझने के लिए उसके व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। इसमें कई विचारधाराओं का मिश्रण पाया जाता है, फिर भी इसके सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, लोकतांत्रिक समाजवादी कल्याणकारी राज्य का आदर्श। इस विचारधारा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध उत्पन्न हो रही मार्क्सवादी विचारधारा के फलस्वरूप में लोकतांत्रिक समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श रखा गया था। मनुष्य के जीवन में हिंसा, दमन, शोषण के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक एकता, एकीकरण, कल्याण संभव है। इसमें कमजोर और शक्तिशाली वर्ग के बीच बढ़ती हुई खाई को कम करना भी है। उदारवादी विचारधारा के समर्थन का यह गहरा विश्वास था कि लोकतांत्रिक समाजवादी मिश्रित कल्याणकारी राज्य में भी सभी प्रकार की सुविधाएं, सुरक्षा व्यक्ति को संभव है। इसमें संपूर्ण समाज को व्यापक अधिकार दिए गए, उसके साथ कार्य, वेतन, परिवार, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक विवरण प्रणाली एक सी ही व्यवस्था के रूप में स्थापित होगी। दूसरा, विवेकशीलता एवं बुद्धि में दृढ़ विश्वास। जब संसार के राज्यों में मानव जीवन कष्टमय होता जा रहा था, उस समय मनुष्य का विवेक और बुद्धि दोनों संयमपूर्ण इस पहलू पर विचार कर रहे थे कि वास्तव में कसौटी पर परखने के बाद से कौन सा शासन उचित ठहरता है। इस पहलू पर पहुंचने के लिए समकालीन परिणामों को ध्यान में रखकर
धर्म सुधार आंदोलन, पुनः जागरण, मानवीय गरिमा को विकल्प के रूप में गहन विवेकशीलता के आधार पर बुद्धि परीक्षण के लिए अपनाया गया था। इससे स्वतंत्र दार्शनिकता का उदय हुआ, जो सच्चे अर्थ में यही उदारवादी के नाम से दृढ़ विश्वास के साथ अपनाई गई। तीसरा, नवीन मान्यताओं, सिद्धांतों, लक्ष्यों के रूप में। यूरोप में पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नई मान्यताएं विकसित की जा रही थीं। यूरोप में रूढ़िवादिता, जकड़नवादी, परंपरावादी अंधविश्वासों के कारण बदलाव लाने का प्रयास किया गया था। उस समय मनुष्य अपने विचारों में तर्कों के न्याय संगत निष्कर्षों से वास्तविकता के नज़दीक पहुंचना चाहता था। परंपरागत मान्यताओं, सिद्धांतों, लक्ष्यों के स्थान पर नई नई अभिलाषाओं को व्यक्त किया जाता था। ब्रिटेन, अमेरिका ऐसे राष्ट्र रहे हैं जहां समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल नए विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों की स्थापना के लिए स्वयं जनता ने बड़ी बड़ी क्रांतियां संपन्न की हैं। इसका शायद यही कारण रहा है कि यूरोपवासी परिवर्तन के प्रतीक थे। वैसे भी समय चक्र परिवर्तन का ही प्रतीक था। यह मात्र एक मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया राजनीतिक मिश्रण ही था। चौथा, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का रक्षक है। मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं, फिर पराधीनता के द्वारा उसका शोषण क्यों किया जाता है? मनुष्य पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक रूप से सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को दिया जाना चाहिए, तभी मनुष्य का विकास संभव है। व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास दोनों ही स्वतंत्रताओं की रक्षा भी की जानी चाहिए। यह केवल उदारवादी विचारधारा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस संबंध में लास्की ने ठीक ही लिखा है, उदारवाद की स्वतंत्रता से सीधा संबंध है। उसका उदय ही समाज के किसी वर्ग के द्वारा जन्म या धर्म के आधार पर प्राप्त किए गए विशेषाधिकारों का विरोध करने के लिए हुआ है। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य व्यक्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रतीक है। मानव का विकास कल्याण करने के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। राज्य सबसे ऊपर एक शक्तिशाली संगठन है जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक स्वतंत्रताओं को लागू करते हुए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होगा। यदि राज्य इन सब से विरुद्ध कार्य करता है तो व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त है। उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति राज्य से ऊपर है, राज्य व्यक्ति से ऊपर नहीं है। छठा, धर्मनिरपेक्षीकृत लौकिक राज्य की अवधारणा के रूप में। इस उदारवादी अवधारणा के अनुसार सबके सुख में सबको भागीदार और सबके दुख में सबकी भागीदारी के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रताओं की सुविधा इस विचारधारा में भी पाया जाता है। प्रत्येक को किसी भी धर्म की पूजा अर्चना, प्रचार, विश्वास, मूल्यों के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। राज्य किसी भी धर्म के संप्रदाय विशेष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इससे सभी को लौकिक और परलौकिक सुख प्रदान करने की सुविधा दी जाती है। धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। धर्म व्यक्ति को मार्ग अनुसरण करना सिखाता है। धर्म व्यक्ति को ईश्वर के नज़दीक होने का एक जरिया है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदारवादियों ने इन सभी भावनाओं को सम्मान की दृष्टि से ही देखा था। सातवां, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रतीक। समाज में अशांति, अन्याय, शोषण, दमन, हिंसा होने से व्यक्ति हमेशा आतंकित रहता था। मनुष्य में असुरक्षित रहे यह एक विरोधाभास माना जाता रहा है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो,
इसमें कि सभी को सहभागिता हो, समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समाजवाद के महान आदर्शों की स्थापना हो। सत्ता किसी विशेष व्यक्ति की ना होकर सभी की भागीदारी रखने वाली होनी चाहिए। इसमें उदारवादी दृष्टिकोण ही इसकी मूल आत्मा होगी। उदारवादियों के अनुसार शासन संचालन करना, निर्माण करना आदि में जनसाधारण की भूमिका सर्वोपरि होनी चाहिए। किसी संगठन, संस्था, दल विशेष के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण न होकर राज्य की संपूर्ण जनता में होनी चाहिए। इसमें स्वतंत्र चुनाव प्रणाली हो, जिसमें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रहकर मतदान करने का अधिकार जनता के पास सुरक्षित हो। ऐसी ही अवधारणा के अनुसार उदारवादियों ने अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया था। 8वां, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक परिवर्तन का प्रतीक। समाज में व्याप्त विषमताओं को मिटाने के लिए उदारवादी शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करने पर बल देते हैं। इसमें संवैधानिक तरीकों से ही परिवर्तन किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स के विचारों की तरह हिंसा, अनैतिक संसाधनों का प्रयोग करने से उदारवादी मनाही करते हैं। इस विचारधारा के समर्थक पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के बीच की अर्थव्यवस्था स्थापित करने पर बल देते हैं। इस पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समान रूप से लागू होगी। इसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। सभी को अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन प्राप्ति का अधिकार होगा। उदारवादियों के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से कानून बनाकर विकासवादी कार्य संपन्न किए जाएंगे। संवैधानिक परिवर्तन के लिए पहले खंड स्तर पर छोटी छोटी योजनाएं बनाई जाएगी। इन्हें क्रियान्वित भी किया जाएगा। इससे परिवर्तन करने की राष्ट्रीय व्यापी संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इससे मनुष्य को संकीर्ण भावनाओं से मुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न होगी। इस संबंध में कार्ल पोपर ने 3 मुख्य बिंदु समाज निर्माण के लिए आवश्यक बताए हैं। पहला, इसमें परिवर्तन करने के कार्यक्रम छोटी छोटी योजनाओं के लिए आवश्यक बताए हैं। दूसरा, इसमें परिवर्तन करने के लिए स्वेच्छाचारी शासक के विरुद्ध सुरक्षा की भावना नागरिकों में उत्पन्न करनी आवश्यक है। तीसरा, इसमें समाज में होने वाले अन्याय से बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उदारवादियों के विचारों के विश्लेषण का आधार पर यह ज्ञात होता है कि यह विचारधारा कोई एक ही विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। इसमें अनेकों में एकता वाली विचारधारा कोई एक ही विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। इसमें अनेकों में एकता वाली विचारधारा का निवास पाया जाता है। यूरोप के इतिहास में इसको काफ़ी समानता की दृष्टि से देखा गया था। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं, संगठनों को समान महत्व दिया जाता है। नमस्कार। इस तरह मैं अपना यह व्याख्यान समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से आपके पास आऊँगी। धन्यवाद।